Hello everyone, welcome my channel Study with Mitlesh Nagar. I hope you are guys are fit and fine. So आज हम अपनी सिविक्स की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की सिविक्स की बुक। ऑल्दो वैसे तो हमने ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट कर ली है, अब सिविक्स की बुक स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक चेंज ये देखने को मिलेगा कि मैंने 6 क्लास की जो ज्योग्राफी कराई थी वो बाय एनसीईआरटी की बुक के थ्रू कराई थी, लेकिन अब मैं जो सिविक्स कराने जा रही हूँ वो मैं आपको पीपीटी के थ्रू कराने जा रही हूँ। ठीक है, डिफरेंस ये है कि जब मैं बुक से करा रही थी तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा था, लेकिन जब पीपीटी के थ्रू करा रही थी तो उसमें टाइम मेरा ज्यादा लगेगा और आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि मैं इसमें पूरे चैप्टर का एज अ कहते हैं ना निचोड़ जो होता है, ठीक है, सार जो होता है वो लाई हूँ। इसमें हमें पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन मेन जो हमारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैंने इसमें डाले हैं ताकि आप उसको कम समय में अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, सो इसी आधार पे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंटरेस्टिंग कहने का मेरा यही एक बेसिक फंडा है कि जब हम किसी चीज को पहले ही कह देते ना इंटरेस्टिंग, अगर ना भी इंटरेस्ट हो ना तो हम उसमें एक क्यूरियोसिटी सी क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ जरूर इंटरेस्टिंग है, तो हम थोड़ा सा जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और हम उसको अच्छे से क्या करते हैं, अच्छे से ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी मीन्स यानी हमारी जो विभिन्नता की समझ। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली हमें ये बताया गया है एज अ 6 क्लास में लेवल थोड़ा डाउन होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इतनी वाइड नहीं होती कि हम उसको थोड़ा सा अप लेवल पे ले जाए, तो उस जीरो वाले लेवल से ही मैं इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें ये बोला गया है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको हम कैसे समझते हैं। ठीक है, क्या डाइवर्सिटी में, डाइवर्सिटी क्या एक ही तरीके की होती है या डाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स की होती है, अगर है तो उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी लाइफ में नहीं बल्कि हमारे इंडिया में क्या इम्पैक्ट मिलता है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इस सारी चीजों के बारे में हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो हमारा देखो, सबसे पहले इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। आपको पता है कि हमारे इस संसार में हर एक मनुष्य अलग अलग है। ठीक है, चाहे हम उसको अपीयरेंस की हेल्प से देखें या फिर उसका रिलीजन से देखें या उसके रीजनल से देखें या उसके कल्चर बैकग्राउंड से देखें, ठीक है, या उसकी लैंग्वेज से पॉइंट आउट करें, कोई भी एस्पेक्ट ले लो, हमें उसमें क्या दिखाई देगी, डाइवर्सिटी दिखाई देगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन दिखाई देगा हमें उसमें। तो उसी चीज को दीज डिफरेंस एनरिच अवर लाइफ्स इन मैनी वेज एंड आल्सो मेक देम मोर फन। इसी डिफरेंस की वजह से ये हमारे जीवन को क्या बनाता है, फन बनाता है, यानी इंजॉयबल बनाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाता है। मानो अगर सारे लोग एक जैसे होते, एक ही शक्ल के होते, ठीक है, उनका बिहेवियर एक होता, उनका सब कुछ एक होता, क्या आप एज्यूम कर सकते हो कितना बोरिंग होता। ठीक है, इवन बोरिंग क्या, मतलब सब कुछ एकदम कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाते, कैसे रिकॉग्निशन कर पाते, कुछ समझ नहीं आता। तो इसी वजह से जो ये डिफरेंशिएशन है वो भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, second point में all these different people who came from all kinds of backgrounds and belongs to all kinds of religions and culture helps to make India so interesting and so diverse। कि जो ये डिफरेंट बैकग्राउंड से जो मतलब लोग आते हैं या जो डिफरेंट रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं, उनका जो कल्चर होता है वो क्या करता है, हमारे इंडिया को इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करता है। और इसी वजह से हमारी डाइवर्सिटी जो दिखती है इंडिया में वो बहुत ही अलग है और इसी वजह से हमारी इंडिया यूनिकनेस के मामले में सबसे अलग है। ठीक है, इसके बाद व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ्स। ये जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक एज इट इज मैंने एनसीईआरटी के बुक से उठाए हुए हैं कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में क्या एड ऑन करती है। ठीक है, उसके बारे में बताना है। इसमें मेनली एक छोटी सी स्टोरी दे रखी थी समीर 1 और समीर 2 की। ठीक है, यानी समीर 1 और समीर 2 दो बच्चे थे। समीर 1 हमारी मोमडन फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि समीर 2 एक हमारी हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था बच्चा। ठीक है,
वे दोनों फ्रेंड्स बन गए। और वो फ्रेंड्स कैसे बने? क्योंकि जो समीर 1 था वो स्कूल जाता था और जो समीर 2 था वो न्यूज़पेपर सेल आउट करता था। समीर 1 उससे न्यूज़पेपर लेता था और वो उसको न्यूज़पेपर बेचता था। एक दिन क्या हुआ कि वो जब न्यूज़पेपर बेच रहा था तो वो समीर 1 उससे न्यूज़पेपर मांगता है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर। ठीक है, समीर 2 कहता है कि क्या तुम इंग्लिश जानते हो? देखिए, यस आई नो इंग्लिश। देखिए, तुम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं स्कूल में जाता हूँ, स्कूल में पढ़ता हूँ। ठीक है, अच्छा, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है। ठीक है, वो उनकी जो कॉन्वर्जेशन है वो इस तरीके से स्टार्ट होती है। धीरे धीरे वो रोजाना ऐसी ही कॉन्वर्जेशन से वो क्या बन जाते हैं? फ्रेंड बन जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। इसी अब क्या हुआ था, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। अब जो दोनों फ्रेंड बने वो फिर भी अलग थे, डिफरेंट थे। अब वो डिफरेंट क्या था? देखो, एक तो उनका रिलीजन अलग था, सेकंड वो स्कूल जाता था, वो स्कूल नहीं जाता था, उनका प्रोफेशन अलग था। ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा था लेकिन वो शेल आउट कर रहा था न्यूज़पेपर। ठीक है, उसके बाद और भी उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसकी अच्छी थी, उसकी यानी उसकी जो मैं बोल रही हूँ, यानी समीर 1 की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी और समीर 2 की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। ये मतलब डिफरेंस है, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी स्टिल दे आर फ्रेंड्स। वो क्या थे? फ्रेंड्स थे। You have probably eaten different kinds of food in their home, celebrated different festival with them, tried out the clothes they wear and learned some of their language as well. इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम डिफरेंस मतलब डाइवर्सिटी क्यों कैसे दिखती है? डाइवर्सिटी ऐसे दिखती है कि जो हम खाना खाते हैं वो भी हम अलग अलग खाते हैं, यानी किसी को कुछ खाना पसंद होता है, किसी को कुछ खाना पसंद होता है। जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी अलग अलग पहनते हैं। ठीक है, किसी को वेस्टर्न क्लोथ अच्छे लगते हैं, किसी को इंडियन क्लोथ अच्छे लगते हैं। ठीक है, और जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वो भी हम अलग बोलते हैं। ठीक है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस करता है, कोई हिंदी लैंग्वेज को, कोई पंजाबी, उर्दू। ठीक है, हमारी इतनी सारी लैंग्वेज है, सबकी अलग अलग होती है। तो इन्हीं की वजह से क्या है, ये डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, जो डाइवर्सिटी है इसका मीनिंग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि डाइवर्सिटी होता है क्या। डाइवर्सिटी होता है लॉट्स ऑफ वैरायटी। ओके, लॉट्स ऑफ वैरायटी यानी हमारे फूड की वैरायटी, हमारे क्लोथ्स की वैरायटी, हमारी लैंग्वेज की वैरायटी, हमारे रिलीजन की वैरायटी, हमारे रीजनल सेंटर की। ये जो सारी चीजें है ये हमारी डाइवर्सिटी कहलाते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी ही का पार्ट ही हमारी वैरायटी होती है। तो हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड स्लाइड हमारी बताती है डाइवर्सिटी इन इंडिया। अभी तक हमने पहले डाइवर्सिटी का मीनिंग पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था कि डाइवर्सिटी का हमारे लाइफ में क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में डाइवर्सिटी का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी। आपको पता है कि इंडिया एक तो ज्योग्राफिकल वे में इतनी वास्ट है। ठीक है, और प्लस डाइवर्सिटी भी इतनी ज्यादा है क्योंकि जो हमारे इंडिया उसको 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया है। किसके अकॉर्डिंग? लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, प्लस जो लैंग्वेज के बेसिस पे क्या, अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, ये सारी चीज क्या है? एक तरीके से डाइवर्सिटी। अब आप यहाँ पे एक चीज और नोट करोगे कि जो हमने ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर पढ़ा था, आवर कंट्री इंडिया, उसी को आज हम डाइवर्सिटी के थ्रू कनेक्ट करके पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जो सोशल साइंस है वो मेनली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट से इंटरलिंक करके पढ़ते हैं, यानी कोरिलेट करके पढ़ते हैं। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये हमारे रियल लाइफ से बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं। अब इसमें जो हम एग्जांपल यूज करेंगे वो मेनली हम अपनी रियल लाइफ से ही उठाएंगे। इसके बाद ये सेकंड पॉइंट कहता है वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. आप ये देखेंगे कि आप ये सोचोगे कि लाइन बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, लेकिन यही है एनसीईआरटी की जब आप बुक उठा के पढ़ोगे तो वही चीजें बार बार आ रही है। ठीक है, इसीलिए इसे, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक से स्टार्ट करने के लिए हमें बार बार उस चीज को रिपीटेशन चाहिए। तो उसने बोला है कि जब हम डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट फूड खाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी हम इतने सिमिलर क्यों दिखते हैं?
कुछ चीजों में हम बहुत सिमिलर दिखते हैं। अब सिमिलर कैसे? लाइक जैसे मुझे डोसा बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि इस पूरी सृष्टि में डोसा किसी को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसको डोसा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे जिसे डोसा अच्छा लगता है। चमचम होती है, जैसे मुझे स्वीट्स में चमचम बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? तो ऐसे और भी बहुत सारे इंडिविजुअल है जिन्हें स्वीट्स में चमचम अच्छी लगती है। तो ये क्या है? एक तरीके से सिमिलैरिटी है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं क्लोथ्स पे जाऊं तो जो क्लोथ्स मुझे अच्छे लगते हैं वही और किसी को भी अच्छे लगते होंगे, ठीक है? या जो रिलीजियन मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो रिलीजियन मेरी फैमिली में सब करते हैं या मेरे नेबर्स में सब करते हैं या सोसाइटी में भी काफी लोग होते हैं जो उसी रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये चीजें सिमिलैरिटी भी होती है, जरूरी नहीं है हमेशा डाइवर्सिटी दिखती है, हमेशा सिमिलैरिटीज भी हमें दिखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अब इसका जो मतलब टॉपिक था वो ये था कि आप डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करें, मतलब समझ रहे हो? ये एक तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दी आपने कि डाइवर्सिटी ये है, डाइवर्सिटी है। अब उसने पूछा है कि अब तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे डाइवर्सिटी को। अब वो आप पे डिपेंड करता है। अब वो हमको थोड़ा सा जाना है, प्रीवियस टाइम में जाना है, यानी जब हम 200 years पहले क्या होता था, a little more than 200 years ago, long before the train, एरोप्लेन, बस, कार बिकम अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स। उस टाइम क्या था, ये सारी चीजें हमारी लाइफ का हिस्सा था। क्या क्या? ट्रेन, एरोप्लेन, बस और हमारी कार। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। जो लोग थे वो उस समय एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? बाय शिप्स, बाय हॉर्सेस, बाय कैमल्स या फिर बाय फुट, ठीक है? ये क्या है, आप समझने की कोशिश करना है। ये कहाँ, मतलब ये जो लाइन्स है ये हमें कहाँ ले जा रही है? दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन। हमें नई जगह के लिए हम क्या करते थे? खोज करते थे नए जगह में रहने के लिए। फॉर अ पीपल टू ट्रेड विद, कुछ लोग क्यों जाते थे? ताकि वो ट्रेड कर सके। बिकॉज इट लुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, क्योंकि उन्हें बहुत लंबा सफर तय करना होता था। वंस दे गॉट अ प्लेस पीपल स्टेड देयर। और जब लोगों को जगह मिल जाती थी तो वहां पर रहना शुरू कर देते थे, ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता था ऐसे। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज दे वर famines and drought and they could not get enough to eat। मतलब कुछ लोग अपना घर इसलिए छोड़ देते थे कि या तो सूखा पड़ जाता था या फिर बाढ़ आ जाती थी, या फिर क्योंकि सूखा और बाढ़ जैसे जो नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं तो उस समय खाने के लिए हमारे पास इनफ फूड नहीं होता, ठीक है? एंड सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क व्हाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वर्क। कुछ लोग काम की तलाश में अपने घर छोड़ देते थे, और कुछ लोग जब कंट्रियों में आपस में कुछ डिस्प्यूट हो जाते थे या वॉर हो जाते थे तो उस समय अपना घर छोड़ देते थे। अब जो ये लाइन्स है इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि इन्हीं से ही हमारी डाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ता है। मानो अगर मैं आज फरीदाबाद में रहती हूँ और फरीदाबाद से कल मैं दिल्ली चली जाती हूँ, ठीक है? दिल्ली चली जाती हूँ, एक तरीके से क्या हुआ? माइग्रेशन हुआ ना। यानी जो फरीदाबाद का जो कल्चर मैं मतलब फरीदाबाद में जहां मैं रहती हूँ वहां का मेरा रिलीजियन, मेरा कल्चर, मेरा ड्रेसअप, मेरी लैंग्वेज, सब कुछ। अब जब मैं दिल्ली जाऊंगी तो वहां के लोग मुझसे क्या एक तरीके से कम्युनिटी बनेगी तो वहां मैं सारी चीजें शेयर करूंगी। सारी चीजें शेयर करूंगी तो एक तरीके से क्या होगा? डाइवर्सिटी तो होगी। तो सेम यही चीज आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जब हम इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, बाय रीजन कुछ भी हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उससे क्या होता है? उस माइग्रेशन से हम सारा सब कुछ साथ लेके जाते हैं, और जब न्यू एनवायरनमेंट में वो चीजें दिखाते हैं तो वो उनकी चीजें हम सीखते हैं और वो हमारी चीजें सीखते हैं, और उसी से हमारी डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। वेरी सिंपल। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लाइव्स टू द ज्योग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। सेम वही कि जो डाइवर्सिटी है वो हमें ऐसे भी देखने को मिलती है कि वहां की जो भौगोलिक एरिया है उसकी वजह से लोग रहना शुरू कर देते हैं, अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जो मैंने लिया था वो भी है, प्लस एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको पता है कि जो हमारे समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं रेदर देन माउंटेनियस एरिया। कहाँ? जो हमारे पर्वत वाले इलाके हैं वहां लोग कम रहना पसंद करते हैं। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन एक सिंपल सा रीजन है। माउंटेनियस एरिया थोड़ा सा
हमें क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पे जो हमारे बेसिक जो नीड्स होती है वो फुलफिल नहीं होती। लाइक एक तो माउंटेनियस एरिया है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ट्रैवलिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिर हमारे नेचुरल डिजास्टर भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और प्लस हमारे जो और भी हमारे जो एंटरटेनिंग सोर्स है वो उसकी कमी हो सकती है। ठीक है, या और भी जो हमारे बेसिक जो चीजें होती है वो सारी चीजें फुलफिल नहीं होती। और ऐसे ही इसी अगर हम सी के इलाके में देखें, यानी समुद्र के इलाके के आसपास देखें, यानी तटीय रेखा के आसपास देखें, तो वहां पे मेनली सारी चीजें हमें इजिली मिल जाती है, तो इसलिए हम वहां ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ज्योग्राफिकल एरिया ये क्या करता है, लाया करता है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अपने लेह लद्दाख, किसके बारे में। देखो, let us try to understand what we mean when we say that the historical and geographical factor influence the diversity of a region. We can do this by reading about a line in two different part of the country, Kerala and Ladakh. इसमें ये बोला गया है कि अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर है वो किस तरीके से हमारी डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। हिस्टोरिकल मीन्स हमारा ऐतिहासिक, और जोग्राफिकल मीन्स हमारा भौगोलिक जो फैक्टर है, तत्व है, वो कैसे हमारी विभिन्नता को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसके बारे में आज हम दो स्टोरी को लेके पढ़ेंगे। यानी दो कंट्री की हमारी कंट्री के दो पार्ट है, स्टेट है केरला और लद्दाख, उनके बारे में पढ़ेंगे कि केरला का किस तरीके से हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल मतलब वो है इन्फ्लुएंसेस है, और किस तरीके से लद्दाख का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना लद्दाख। आपको पता है कि लद्दाख हमारे एक ऐसा स्टेट है जो कहाँ लाई करता है, ये जस्ट हमारे ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ, लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख को हम एक तरीके से डेजर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये माउंटेन्स का डेजर्ट होता है, यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स मिलते हैं और हमारा रेगिस्तान इलाका है। दूसरा, ये जम्मू कश्मीर के बिल्कुल ईस्ट में है। ठीक है, आपने नॉर्थ में देखा होगा लद्दाख, और इसकी कैपिटल है लेह। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. आपको पता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही कम है, इवन पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है। और इवन और ज्यादा टाइम यहाँ क्या होता है, बर्फ की चादर से ही ढका हुआ होता है। ठीक है, लेह लद्दाख यानी ये कौन सा हमारा जो आपने अब देखो इसको कोरिलेट करते हैं हम अवर कंट्री इंडिया वाले, उसमें हमने पढ़ा था कि माउंटेन्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। फर्स्ट जो हमारा था ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज हमारे एक्चुअली लद्दाख में लाई कर रहा है, क्योंकि ग्रेटर हिमालय में क्या हो रहा है, यहाँ पे हिमाद्री है, हिमाद्री यानी जो बर्फ की चादर से ढकी हुई होती है, इसका लार्ज पार्ट, तो यहाँ से उसको कोरिलेट किया। There are very few trees that can grow in the region. इस जगह पे आपको बहुत ही कुछ पेड़ दिखाई देंगे जो ग्रो होते हैं। And for drinking water, people depend on the melting snow during the summer month. और पानी पीने के लिए लोग पता है किस पे डिपेंड करते हैं, वो समर सीजन में जब टेम्परेचर की ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो हीट की वजह से जब बर्फ पिघलती है, तो उस समय जो पानी मिलता है उसे वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो आप लगा सकते हो कि आप कितने ही सौभाग्यशाली है कि जिसे पानी इतने इजिली वे में मिल रहा है। ठीक है, तो उस पानी का वेस्ट ना करें, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। पीपल हियर कीप sheep एंड गॉड्स। यहाँ के जो लोग है, यानी लद्दाख के जो लोग है, वो क्या भेड़ और बकरी पालते हैं। भेड़ और बकरी क्यों पालते हैं, क्योंकि गॉड्स उन्हें क्या देती है, उन्हें पासमीना वूल देती है। ठीक है, उन्हें स्पेशल वूल देती है जिसको उन्होंने नाम रखा है पासमीना सॉल, पासमीना वूल रखा है। और दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पासमीना सॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, कि जो ये वूल है उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है और उससे वो बहुत ज्यादा मनी अर्न करते हैं। ओके, next slide. The people in Ladakh carefully collect the wool of the goat and sell this is to traders from the Kashmir. जो लद्दाख के लोग हैं वो क्या करते हैं, वूल को बहुत ही सावधानी से इकट्ठा करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं कश्मीर के व्यापारियों को। एंड पासमीना सॉल्स आर चीपली वुवन इन कश्मीर। जो पासमीना सॉल है वो बहुत ही कहते हैं ना, जो कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए एक तरीके से बहुत ही चीपली वुवन है, यानी कारस्तारी का काम है। ठीक है, मतलब बहुत महंगा काम है कश्मीर के लोगों का। एंड द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर। और जो लद्दाख के लोग हैं, लद्दाख के जो लद्दाख
कि जो लोग हैं वो क्या खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं और मीट खाते हैं, यानी चीज और बटर खाते हैं। और वहां पे आपको देखने को मिलेगा हर एक फैमिली में अपनी गॉट और शिप्स होती है। और इवन क्या होता है, डजोस, डजोस मीन्स याक काउज होती है, जो उनके माल को ढोने के लिए काम में लाई जाती है। Being a desert did not mean that Ladakh did not attracted share of traders. आप ये समझोगे कि डेजर्ट एरिया है लद्दाख, तो यहाँ ये ट्रेडर्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करता होगा, है ना। आपके क्वेश्चन माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा। तो ये क्या है, इट वाज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट, ये बहुत ही गुड ट्रेड यानी बहुत अच्छा, सुगम और सरल क्या है, व्यापारी मार्ग है। और ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कारावन ट्रैवल होती है, और इसी वजह से आज इसको तिब्बत कहते हैं, यानी लिटिल तिब्बत के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये सबसे गुड ट्रेड रूट है। ओके, बुद्धिज्म रिच तिब्बत व लद्दाख, इसमें जो बुद्धिज्म है वो लद्दाख में कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे, सॉरी नहीं, बुद्धिज्म रिच तिब्बत, हाँ तिब्बत में कैसे पहुंचे, लद्दाख की हेल्प से ही पहुंचे हैं। ठीक है, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को ही लिटिल तिब्बत कहते हैं। देखो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस तरीके से ये डेजर्ट है, माउंटेनियन डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे नीचे तो आपको डेजर्ट जैसा दिखेगा और ये बड़े बड़े पर्वत दिखाई देंगे। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन वर 400 ईयर्स एगो, इस्लाम सबसे पहले ही इस रीजन में यानी लद्दाख में इंट्रोड्यूस किया गया था 400 साल पहले। और यहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो उस समय सिग्निफिकेंट थी, यानी देखी गई थी। लद्दाख हैज अ वेरी रिच और ऑरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, लद्दाख में ज्यादातर उस समय क्या गाए जाते थे, सॉन्ग्स और पोएम्स गाई जाती थी। और यहाँ पे जो तिब्बतियन नेशनल एपिक था उसका नाम था केसर सागा। ठीक है, क्या नाम था, केसर सागा। और इसको किसके द्वारा गाया जाता था, इस मुस्लिम और बुद्धिज्म के द्वारा गाया जाता था। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केरला के बारे में। यहाँ पे केरला था, हाँ केरला। ठीक है, अब सेकंड स्टेट था हमारा केरला। लद्दाख के बारे में ऑल्दो हम पढ़ चुके हैं, अब केरला के बारे में पढ़ेंगे। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, केरला क्या एक स्टेट है, कहाँ का, साउथ वेस्ट कॉर्नर इंडिया। ठीक है, मैप अपने माइंड में लाओ, केरला सबसे नीचे, ठीक है, तमिलनाडु इसके जस्ट राइट में है, और इसके जस्ट लेफ्ट में क्या है हमारा, कौन सा सी है, अरेबियन सी। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये हमारा तटीय इलाका है। तो ये साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया है। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन द अदर साइड। आ गया ना, एक साइड तो समुद्र है और दूसरी साइड हिल्स है, और हिल्स किसके, तमिलनाडु की है। ठीक है, जिसमें हमारी कौन कौन सी हिल्स पाई जाती है ज्यादातर, वो एक तो कार्डमम हिल्स पाई जाती है, ठीक है, ब्लैक पेपर हिल्स पाई जाती है, ये सारी हिल्स। अ नंबर ऑफ स्पेसीज लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स, इसमें ज्यादा मात्रा में आपको मसाले उगते हुए दिखेंगे इन हिल्स में, जैसे कि पेपर हो गया, लौंग होगी, इलायची होगी, इनकी पहाड़ियां वहां पे उगाई जाती हैं। It is a species that made this region and attract people for traders, और इसी वजह से यहाँ ज्यादातर लोग क्या किस लिए आते हैं, किस लिए आते हैं, ट्रेड करने के लिए आते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स आते हैं, जुएस हो गया, अरब हो गया, ये यहाँ पे सबसे पहले आए थे। कौन आए थे, जुएस और अरब सबसे पहले हमारे केरला में आए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेसिस। ठीक है, मसालों की वजह से। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, बहुत सारे अरब आए थे और यहीं पे ही सेटल डाउन हो गए। उसमें से सबसे पहले था इब्न बतूता। ठीक है, आपने एक वो भी गाना सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता पहन के बोल करता है चुर। ठीक है, इस तरीके से तो इब्न बतूता जो सबसे पहले आए थे, who travel here a little less than 700 year ago, ठीक है, 700 साल पहले, और wrote a travelogue, इन्हें इसने एक ट्रैवलॉग लिखा था जिसमें इसने डिस्क्राइब किया था हमारे मुस्लिम्स के लाइफ को। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी एक सबसे रिस्पेक्टिव कम्युनिटी है। ठीक है, इसके जस्ट बाद आए थे पोर्तुगीज। ठीक है, पोर्तुगीज में अरब हो गया, अब पोर्तुगीज। पोर्तुगीज में जो सी रूट था वो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था किसने, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते शिप के थ्रू आए थे, और ये कब आए थे, ये आए थे 1498 में। कब आए थे, 1498 में भारत में आए थे। किस एरिया से, केरला से, और समुद्र के रास्ते। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें कि वास्को डी गामा भारत कब आया था,
1498 में, ठीक है। किस रास्ते से आया था? केरला के रास्ते से आया था। किस लिए आया था? स्पेसिस की वजह से आया था, मसालों की वजह से आया था। इसी ने ही सबसे पहले समुद्र का रास्ता खोजा था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Jainism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. आपको पता होगा कि जो हमारा हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि जिसकी वजह से केरला में ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को प्रैक्टिस किया जा रहा था, ठीक है। यानी सब लोग अलग अलग धर्मों को मान्यता दे रहे थे। कहीं पे इस्लाम, कहीं पे क्रिश्चियनिटी, कहीं पे हिंदुइज्म, कहीं पे बुद्धिज्म, ठीक है। And the fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called, मैंने मेन पॉइंट्स को इसमें कवर किया है कि जो हमारा फिशिंग नेट्स है। अब सिंपल सी बात है, केरला इट मीन साइड में अरेबियन सी है, ठीक है। अरेबियन सी है तो समुद्र तो होगा, तो समुद्र में क्या होती है? फिश होती है, ठीक है। अब फिशेस को पकड़ने के लिए चाइनीज नेट बनाया गया था, ठीक है। और उस चाइनीज नेट को क्या कहा जाता है? चीना वाला कहा जाता है, ठीक है। यानी चाइना वाला, इस तरीके से चीना वाला बोला जाता है। एग्जैक्ट वर्डिंग है किसकी? एनसीईआरटी की, ठीक है। जैसे कि ये नेट आप देख रहे हो, इस तरीके से फिशेस को इसमें पकड़ा जाता है। नेक्स्ट और नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इस चैप्टर में, कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मींस क्या होता है, यानी अनेकता में एकता, ठीक है। ये हमने बहुत बार सुना है, ये फ्रेजेस बहुत बार सुना है, सबके मुंह से सुना है कि अनेकता में एकता, हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, हमें अलग अलग नहीं रहना चाहिए। अगर एक साथ रहेंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता, हम बहुत पावरफुल बन जाते, इस तरीके से। अब आज हम इसको की गहराई समझेंगे कि एक्चुअली आया कहाँ से, किसने दिया और इसके पीछे क्या रीजन था। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। आपको पता है कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसने हम एक तरीके से वो क्या हमारी शक्ति है, ठीक है, स्ट्रेंथ है हमारी। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पे रूल कर रहे थे, यानी शासन कर रहे थे, तो उस समय वुमेन और मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजियंस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर इट टू अपोज देम। उस समय क्या था कि जो मैन और वुमेन थे उनको इस तरीके के प्रैक्टिसेस, कल्चर, रिलीजन, रीजनल कुछ भी फॉलो करने की क्या नहीं थी? आजादी नहीं थी। उनपे केवल उन्हें थोपा जाता था, ठीक है। इंडिया फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स। क्या हुआ? फिर देखा गया कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था उसमें हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और कौन थे वो? डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। उन्होंने आपस में आके एक साथ काम किया, डिसाइड किया एक साथ मिलकर काम करना, और साथ ही एक साथ मिलकर जेल भी गए थे। इवन इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया? डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, यानी तरह तरह के आइडियाज जनरेट किए ताकि वो ब्रिटिशर्स को अपोज कर सके। ओके, एंड इंटरेस्टिंगली, और हुआ क्या? हुआ ऐसा कि ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियन बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। जो ब्रिटिशर्स थे वो सोचते थे, वही सोचते थे कि अगर इंडियन को डिवाइड कर दिया जाए उनके रिलीजन के आधार पर, तो उनको तोड़ना बहुत इजीली हो जाएगा और फिर हम इजीली उन पर रूल कर सकेंगे। लेकिन बट द पीपल सोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन क्या हुआ? कुछ हमारे जो समझदार हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जैसे कि उनमें से एक था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ये थे। उन्होंने क्या किया? मोतीलाल नेहरू जी, इन्होंने मिलकर एक ऐसी यूनिटी तैयार की, लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो सारी चीजें बताई कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी लाइफ को बिल्कुल हेल बना दिया है, अब हमें इसको हटाना है, इसको अपने देश से भगाना है, ठीक है, क्विट करना है। तो उन्होंने एक तरीके से जो ये हमारा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट किया था, वो फाइनली क्या हो गया? लास्ट में मतलब सक्सेस हो गया और ब्रिटिशर्स को जाना पड़ा। तो येट वी यूनाइटेड इन देयर बैटल, और वो उस संग्राम में उसमें वो जीत चुके थे, ठीक है। In this book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather, इसमें जो ये बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक मिनट जस्ट मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया
ये किसने लिखे है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया की यूनिटी कोई ऐसी नहीं है जिसे इम्पोज किया जाए किसी बाहर की हेल्प से, ठीक है, जिसको इम्पोज किया जाए कोई ऐसा वो नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक हमारी डीपर एंड within its fold the widest tolerance of beliefs and customs and practice, ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, बिलीफ एंड कस्टम्स प्रैक्टिस एंड एवरी वेराइटी एक्नोलेज एंड इवन, एक तरीके से इसमें जो एनसीईआरटी की बुक में एक पोयम लिखी हुई थी, ठीक है, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। उसमें फ्रीडम्स के बारे में कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्हें बैटल जीता था, उसमें पोयम के माध्यम से फीलिंग्स को जाहिर किया गया था। आप एक बार वो रीड आउट कर लेना, उसी के माध्यम से आप इसको समझ पाओगे। वेयर इज माई कर्सर? हाँ, इसमें बोला है कि इट वाज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज। अब ये आ गया ना आंसर कि यूनिट इन डाइवर्सिटी का जो फ्रेज था वो किसने दिया था? वो नेहरू थे, ठीक है, यानी हमारे ऑनरेबल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जिन्होंने इस फ्रेजेस दिया था यूनिट इन डाइवर्सिटी, ठीक है। और यूनिट इन डाइवर्सिटी में उन्होंने अपनी कंट्री को डिस्क्राइब किया था कि हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो यूनिटी का एक तरीके से सार है, ठीक है, कोई भी आउटसाइडर आके हमारी कंट्री को कुछ नहीं मतलब हार्म नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। और भी बहुत सारी इसमें मतलब हम अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मैंने इसमें कवर की थी, ठीक है। और ये हमारा आते हैं हमारे ये 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय की स्पीच दी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, इसकी इमेज है ये। यहीं पे हमारा ये चैप्टर आज फिनिश होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। प्लस आज आपको मुझे एक रिव्यू देना है, किसमें कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको पीपीटी के थ्रू ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा या एनसीईआरटी से जो मैं पढ़ा रही थी वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था, ठीक है, आपको ये बताना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। सो यहीं पे आज इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस टाइम।